हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग देखेंगे लाइट प्लस लाइट कैन बी डार्कनेस। लाइट आ रहा है, फिर लाइट आ रहा है और स्क्रीन पे कहीं कहीं डार्क आ जाएगा। तो कैसे होगा समझेंगे इसको। पहले कुछ नोट्स है, उसको नोट डाउन करिए इंटरफेरेंस का। फिर हम लोग आज पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, कैसे होता है, क्या होता है, सारा बात बताएंगे। तो पहले कुछ नोट्स है, क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसका डेफिनेशन। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, इट इज फिनोमिनन, लिखते जाइए, आप लोग भी लिखते जाइए मेरे साथ। इट इज फिनोमिनन of redistribution of light intensity in a medium due to superposition of light waves, तो बताएंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइट का इंटेंसिटी का। ठीक है, लाइट का इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा स्क्रीन पे। समझेंगे इस चीज को, पहले आप इसको नोट डाउन करिए कि फिनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी इन अ मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। अगर आप लास्ट क्लास का कॉपी है और उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा तो आई नॉट का दो इंटेंसिटी मिला था, और मैक्सिमम इंटेंसिटी देखिए वहां पे जो न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल बताया था उसमें 4 आई नॉट आया था, और मिनिमम इंटेंसिटी 0 आया था। क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या दिए थे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिए थे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। अब फाई अलग अलग जगह पे अलग होगा तो cos फाई अलग होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग अलग होगा। तो समझाएंगे कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइट इंटेंसिटी का। अब इसको कौन डिस्कवर किया था, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमस यंग। थॉमस यंग साइंटिस्ट था इन 1801 एडी, 1801 एडी में थॉमस यंग इसको डिस्कवर किया था। इसमें टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस मतलब सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। अभी आप यही समझिए, इंटरफेरेंस का मतलब कि दो तरफ से लाइट ऐसे आया, दो लाइट और दोनों मिल गया, सुपरपोजिशन हो गया, तो बोलेंगे इंटरफेरेंस हो गया लाइट का। अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसका क्या है भाई डेफिनेशन, इट इज सुपरपोजिशन। अब दो लाइट, आप सोचिए ज्यादा भी हो सकता है, अभी दो ही है सिलेबस में, दो लाइट आ रहा है और कहीं मिल रहा है। अब कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम हो सकता है और कहीं मिनिमम हो सकता है। याद कीजिए फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कराए थे लास्ट क्लास में, आई नॉट एक बार जगह आया था मैक्सिमम 4 आई नॉट, और मिनिमम के लिए आया था आई नॉट 0। देख लीजिए उसको फिर से। तो जो मैक्सिमम जहां पे आया आई नॉट 4 आई नॉट आया था, वो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां आई नॉट का मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो गया था, वो हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इट इज सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स लीडिंग टू इंक्रीज इन इंटेंसिटी। मतलब सुपरपोजिशन हुआ और लाइट प्लस लाइट और ज्यादा लाइट, इंक्रीज हो गया इंटेंसिटी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसमें हो गया, इट इज, लिखते जाइए आप लोग भी, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स लीडिंग टू डिक्रीज इन इंटेंसिटी। तो पहले नोट डाउन करिए, फिर समझाते हैं YDSE का एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। नोट्स है, सारा चीज को समझाएंगे अभी।
चलिए वीडियो पॉज करिए, उसको नोट करिए। अब हम लोग यहां पे समझेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है पहले उसको समझेंगे, उसके सेटअप को समझेंगे। यंग जो 1801 में एक्सपेरिमेंट किया था, वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव किया था, वो पहला एक्सपेरिमेंट था जो शो कर दिया कि लाइट का वेव नेचर होता है। उसके पहले बहुत बहस चलता था कि लाइट पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है। न्यूटन तो बोला था कि लाइट का भाई पार्टिकल नेचर है, ठीक है। लेकिन यंग एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया, सबका बोलती बंद हो गया उसके बाद कि लाइट का भाई वेव नेचर है, ट्रांसवर्स वेव का नेचर है लाइट का। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो शो किया कि लाइट का वेव नेचर है। तो बात को समझे, क्या है इसका सेटअप। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप। अभी जस्ट सेटअप बताएंगे, ठीक है। क्या आएगा 5 नंबर में, उसके लिए वेट कीजिए, हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख के बता देंगे। अभी बस समझिए उसका सेटअप कि क्या किया था वो। उसने क्या किया कि बताए थे आपको कि एक डबल स्लिट लिया, इस तरह से 3 कार्डबोर्ड है, साइड ऑन देखिए ऐसे, ठीक है। और यहां पे स्क्रीन है, ये दोनों स्लिट है, गैप है, गैप। और बताए थे कि अगर सामने से देखिएगा, ये तो आपको जैसे कि क्या बताए थे, जैसे 3 कार्डबोर्ड है, अभी आपको ऐसे सामने से ऐसे दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है। सामने से अगर दिखा है तो ऐसे, तो ये आपको फाक दिखेगा, गैप, ठीक है। तो यहां पे भाई 2 स्लिट है, 2 गैप है, समझिए। और ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। और प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी माना जाता है। और कैपिटल डी अबाउट 1 मीटर होता है, लगभग 1 मीटर के आसपास होता है। 1 मीटर, 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ देता है। और यहां पे सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो गया O, और इसी सेंट्रल लाइन पे एक अभी आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट रख दीजिए, सोर्स ऑफ लाइट S। ये सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट भी लेंगे, लेकिन पहले सोचिए कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमेटिक माने सिंगल कलर का, या तो रेड कलर का यूज कीजिए, सिंगल वेवलेंथ का, सिंगल फ्रीक्वेंसी का, समझ रहे होंगे। तो या तो रेड यूज कीजिए या तो ब्लू यूज कीजिए। चलिए, यही पेरेंट सोर्स है S। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है S1 S2 के बीच का डिस्टेंस, इसको D बोलते हैं, स्मॉल d। और ये स्मॉल d बहुत कम 1 मिलीमीटर के आसपास होता है, ये बहुत कम होता है। S1 S2 ऑलमोस्ट, ध्यान से सोचिए, डायग्राम ऐसा ही बनाया जाता है, लेकिन ध्यान से सोचिए, जहां S1 होगा वहीं S2 होगा। S1 S2 एकदम समीप होगा, एकदम लगभग पास, 1 मिलीमीटर का गैप है, ठीक है। तो ये भी समझिए। और विड्थ जो है, जो विड्थ है स्लिट का, लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर, बहुत कम है। ये एकदम ब्लेड से काटा गया होगा, गैप बहुत कम है। ये सब डाटा लगभग देखिए। अब जब यहां से लाइट निकला तो इन दोनों से भी लाइट निकला, स्क्रीन पे जबरदस्त चीज बना। क्या बना भाई स्क्रीन पे? फ्रिंज बना। अगर मान लीजिए आप रेड कलर का लाइट यूज कर रहे हैं, रेड कलर का अगर लाइट यूज कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यहां पे, तो बताएंगे कि यहां पे तो रेड फ्रिंज बना, लेकिन उसके बाद आपका मैं बताता हूं, दोनों तरफ रेड के बाद दोनों तरफ डार्क फ्रिंज बना। समझाते हैं, रुक जाओ। D1 D बना, फिर लाल कलर का ब्राइट फ्रिंज बना, फिर तुम्हारा डार्क फ्रिंज बना, D2 दोनों तरफ, ओरिजिन के दोनों तरफ, सेंटर के दोनों तरफ, और फिर तुम्हारा रेड फ्रिंज बना B2 ध्यान से सुनते रहना, सब समझ में आएगा। यही कंटिन्यू किया कुछ दूर तक। अब इसको समझाते हैं, ये फ्रिंज क्या बना भाई। यहां क्या बोले हम कि ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बना, ठीक है। ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बना। एस को बोलते हैं तुम्हारा पेरेंट सोर्स, और कुछ कुछ बात यहां पे लिख लेना। एस एक पेरेंट सोर्स है,
पेरेंट सोर्स, क्योंकि यही मेन सोर्स है जो लाइट का सोर्स है। S1 S2 तो जस्ट स्लिट है, SLIT स्लिट, ठीक है। लेकिन ये दोनों भी इनडायरेक्ट सोर्स है, क्योंकि पहले लाइट इससे गया फिर इन दोनों से निकला, और इन दोनों से जो लाइट निकला उसका सुपरपोजिशन हुआ। ध्यान से सुनते रहना, बहुत चीज समझाना है अभी। तो अभी बोलेंगे S1 एंड S2 इनडायरेक्टली एक सोर्स है, इसको बोलते हैं डॉटर सोर्स, पेरेंट का डॉटर, डॉटर सोर्स विच आर कोहेरेंट, जो कि कोहेरेंट होता है, सब बताएंगे कोहेरेंट का मीनिंग, कोहेरेंट होता है। अब देखो हुआ क्या, फिर से एक बार स्क्रीन को ध्यान से समझाते हैं, स्क्रीन को सामने से दिखाते हैं। ये तो साइड ऑन है, तुमको ये चीज दिख रहा है, अब इसको सामने से दिखाते हैं स्क्रीन को। देखो जैसे ये स्क्रीन है, अब स्क्रीन पे क्या बना, सेंटर पे एक ब्राइट फ्रिंज बना। ये फ्रिंज का मतलब होता है बैंड, या तो इसको बोलो फ्रिंज या तो इसको बोलो बैंड, मतलब कि धारी धारी पट्टी बना, ठीक है, पट्टी की तरह बना, फ्रिंज बना, बैंड बना। ये देखो कैसे, सेंटर पे पहले लाल कलर का एक पट्टी बना, ऐसे रेड कलर का एक पट्टी बना, रेड कलर का फ्रिंज बोलते हैं इसको, फ्रिंज बना, ठीक है, इसी को ओ नाम दे दिया गया। फिर इस रेड फ्रिंज के ऊपर नीचे डार्क पट्टी बना, डार्क, अंधेरा, अंधेरा, दोनों तरफ अंधेरा, मतलब कि डार्कनेस, डार्क, अंधेरा, डार्क पट्टी बना, दोनों तरफ D1 D1। फिर उस डार्क के ऊपर ब्राइट पट्टी बना, अभी रेड कलर है तो रेड कलर का यूज करो, रेड कलर का फ्रिंज बना, ऊपर भी रेड फ्रिंज बना, नीचे भी रेड फ्रिंज बना, ऊपर भी रेड फ्रिंज बना, नीचे भी रेड फ्रिंज बना, B1 B2, और यही कंटिन्यू करेगा, ऑल्टरनेट, ठीक है, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ये बना। अब ये ऐसा हुआ क्यों भाई, क्यों हुआ ऐसा, तो देखो इसी को समझना है। पहले बात को समझो, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का, कॉन्सेप्ट को समझो। 11th में एक एक्सपेरिमेंट है कि एक स्ट्रिंग है, एक एंड पे हम पकड़े हुए और एक एंड पे तुम पकड़े हुए हो, एक एंड पे हम पकड़े हुए और एक एंड पे तुम पकड़े हुए, और स्ट्रिंग में टेंशन है, टाइट है, टेंशन है। अब एक बार हम झटका दिए और क्रस्ट पैदा किए ऐसे, और एक बार तुम उधर से झटका दिए और तुम भी क्रस्ट पैदा किए उसी एम्पलीट्यूड का, मतलब हम 1 सेंटीमीटर का झटका दिए तो तुम भी 1 सेंटीमीटर का झटका दिए, और स्ट्रिंग में टेंशन है। तो ये 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि दोनों स्ट्रिंग एक दूसरा की तरफ मूव करेगा, तो एक एंड हम पकड़े हुए, एक एंड तुम पकड़े हुए हो, एक झटका हम दिए, एक झटका तुम दिए। अब ये दोनों वेव ऐसे जाएगा, दोनों और पास आएगा, फिर दोनों और पास आएगा, अंत में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जब दोनों का मिलन होगा, दोनों वेव का, तो दोनों क्रेस्ट दोनों मिलेगा तो बड़ा क्रेस्ट बनेगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर का क्रेस्ट बनेगा। तो यहां वेव प्लस वेव और बड़ा वेव इस केस में। लेकिन मजा तब है जब हम ऊपर का झटका दिए, तुम नीचे का झटका दिए, मतलब कि हम एक क्रेस्ट प्रोड्यूस किए और तुम एक ट्रफ प्रोड्यूस किए नीचे से। अब धागा में टेंशन है, अब दोनों एक दूसरा की तरफ जाएगा, तो थोड़ा देर के बाद ये यहां आ गया और यहां आ गया, फिर दोनों 1-1 सेंटीमीटर का, एक ऊपर एक नीचे। जब दोनों सुपरपोज करेगा, जब दोनों का मिलन होगा, तो दोनों एक दूसरा को डिस्ट्रॉय कर देगा, मर्डर कर देगा, और यहां पे जिस समय मिलेगा, जिस समय दोनों सुपरपोज करेगा, स्ट्रिंग सीधा हो जाएगा, मतलब कि यहां वेव गायब हो गया। यहां वेव प्लस वेव जब मिला, नो वेव। ये होता है स्ट्रिंग का एक्सपेरिमेंट। ये स्ट्रिंग में 11th क्लास में पढ़ाए थे हम, याद करो, वीडियो भी शेयर किए थे, हर बच्चा को वीडियो दिए थे स्टैंडिंग वेव का, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव जब पढ़ाए थे तो ये बताए थे ना, स्टैंडिंग वेव का वीडियो भी दिए थे 11th में, जनवरी में। तो चलो ये तो स्ट्रिंग के लिए हो गया। अब यंग क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। थॉमस यंग बोल रहा है कि जैसे स्ट्रिंग में जब क्रस्ट मिलता है तो और बड़ा क्रस्ट, यही अगर नीचे ट्रफ रहता, मतलब दोनों, तो और बड़ा ट्रफ मिलता है। लेकिन जब अलग जात का मिल रहा है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहा है अगर एम्पलीट्यूड सेम है। तो देखो यहां पे अब यंग क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। यंग बोल रहा है कि जरूर लाइट में भी कुछ ऐसा होता होगा, लाइट में भी कुछ ऐसा होता होगा, जैसे स्ट्रिंग में होता है वैसे ही लाइट में होता होगा। क्या होता होगा भाई लाइट में, आओ देखते हैं। जैसे कि यहां पे है भाई, ध्यान से समझना, बहुत इजी है, सोर्स, और यहां से फिर लाइट ऐसे ऐसे गया होगा, और ई दोनों से भी लाइट जगमगाया होगा, लाइट निकला होगा, ये स्क्रीन है। अब कहीं पे अगर ब्राइट बन रहा है तो जरूर वहां क्या हुआ होगा, लाइट ऐसे वेव की तरह रहा होगा, ऐसे वेव की तरह रहा होगा। और मान लो यहां पे क्रस्ट आया,
S1 से यहाँ पे क्रस्ट आया स्क्रीन पे, S1 से यहाँ पे क्रस्ट स्क्रीन से लाइट का क्रस्ट। थॉमस यंग बोल रहा है कि जरूर लाइट जो होगा वो भी एक तरह का वेव नेचर होगा, वो भी एक तरह का वेव होगा। ठीक है, अब यहां से लाइट सेकंड यहां से भी आएगा और यहां से भी जरूर लाइट का क्रस्टे पहुंचा होगा इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। तो अगर S1 से भी क्रस्ट पहुंचा, S2 से भी क्रस्ट पहुंचा, तो क्रस्ट और क्रस्ट मिलकर और बड़ा क्रस्ट बनाएगा और वहां पे लाइट ब्राइटनेस हो जाएगा। लेकिन तुम सोचो, तुम बताओ, अगर यहां पे कोई पॉइंट है, मान लो P ही नाम दे देते अभी, P1, चलो P2 पॉइंट है, अगर वहां डार्क बन रहा है तो तुम सोचो क्या हो रहा होगा। जरूर S1 से लाइट आ रहा होगा, लेटस सपोज कि यहां पे क्रस्ट आया तो S2 से जो ट्रफ आ रहा होगा, और क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरा को मार दिया और एम्पलीट्यूड मान लो सेम है, इंटेंसिटी सेम है, याद है ना, क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे को मार दिया और यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, डार्क। तो थॉमस यंग बोला कि जरूर लाइट का भी ट्रांसवर्स वेव की तरह नेचर होगा। जहां जहां ब्राइट बन रहा है जरूर वहां वहां क्रस्ट मिल रहा होगा या ट्रफ मिल रहा होगा, सुपरपोजिशन। और जहां जहां डार्क बन रहा है, जहां जहां क्या बोले हम, डार्क बन रहा है, वहां जरूर क्रस्ट और ट्रफ मिल रहा होगा और दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके डार्कनेस प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो यहां पे देख रहे हो ब्राइट मतलब लाइट प्लस लाइट और लाइट स्क्रीन पे, जहां जहां डार्क है लाइट प्लस लाइट, अंधेरा डार्कनेस, दोनों पॉसिबिलिटी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी। तो ये शो कर दिया कि लाइट का वेव नेचर है। यंग का जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये शो कर दिया कि लाइट का वेव नेचर है। समझ में आ रहा है? तो पहले सेटअप को समझो कि क्या थॉमस यंग किया और स्क्रीन पे उसको क्या दिखा, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज दिखा। तो क्या क्या हम बोले, एक बार लिख देते हैं, क्या क्या बोले भाई। तो यहां पे बोले कि भाई YDS यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, शो द वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया कि लाइट का जरूर वेव नेचर होता होगा। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। और ध्यान से सुनो कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शोज द वेव नेचर ऑफ लाइट, उसको लिखने का जरूरत नहीं है, चलो ये तो कि वेव नेचर ऑफ लाइट। तो और उसके बाद क्या लिख दे कि जहां जहां ब्राइट बना है, जहां जहां ब्राइट फ्रिंज बना है मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या हुआ होगा, फॉर ब्राइट फ्रिंज कॉमा जरूर क्रस्ट मीट किया होगा स्क्रीन पे, क्रस्ट इससे जरूर क्रस्ट आया होगा तो इससे भी क्रस्ट आया होगा। तो क्रस्ट मीट्स क्रस्ट। और ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां ब्राइट बन रहा है वहां ट्रफ मीट्स ट्रफ, और जहां डार्क बन रहा होगा वहां तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक से क्रस्ट आया होगा तो एक से ट्रफ आया होगा। तो फॉर डार्क फ्रिंज क्रस्ट मीट ट्रफ। तो ये एक बेसिक ज्ञान है जो तुम्हारे माइंड में सेटअप होना चाहिए। ये सब अभी माइंड में बस सेटअप होना चाहिए कि माइंड में क्या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है भाई, छोटा डी क्या है, डब्ल्यू क्या है, ये विड्थ है, इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में भी बात की, विड्थ, छोटा डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, फ्रिंज बनता है ऑल्टरनेट स्क्रीन पे, क्या शो करता है, वेव नेचर शो करता है, एस क्या है, पेरेंट सोर्स। ठीक है, तो इसको पहले नोट करो, चलो वीडियो पॉज करके नोट करो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो। अब देखो, अब यहां पे कोहेरेंट सोर्स क्या था, यहां पे लिखा जाए कोहेरेंट सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। ये जो अभी हम S1 S2 बताया ना, ये कोहेरेंट सोर्स था जिसमें पेरेंट और डॉटर था। एक मेन सोर्स है जिसको बोलते हैं पेरेंट सोर्स, और दो को स्लिट था जिसका नाम था डॉटर सोर्स। तो ऐसे कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये कोहेरेंट सोर्स था S1 S2। अब इसमें क्या है भाई, कोहेरेंट सोर्स देखो क्या है, क्या होता है कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, या कोहेरेंट सोर्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ये हमेशा पूछेगा कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। तो टू और मोर sources are said to be coherent। दो या दो से अधिक सोर्स को कोहेरेंट तब कहेंगे इफ दे emit light of same frequency। दोनों से सेम कलर का सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट निकलना चाहिए, पहला शर्त, ठीक है। एंड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और जो लाइट वेव दोनों से मिल रहा है उसका कांस्टेंट फाई होना चाहिए। जो फाई बताए थे ना यहाँ पे, क्यों हम रब कर दिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई, ये बताए थे ना, फाई फेज डिफरेंस है। तो दोनों का कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए सुपरपोजिशन के समय। एंड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो एकदम याद कर लेना कि सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट क्या है, हमेशा पूछता है कि टू इंडिपेंडेंट, लिखते जाओ, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी भी लिख दो, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी कैनॉट बी कोहेरेंट, of same frequency cannot be coherent because they do not have constant phase difference। जिसको फाई से डिनोट करते हो तुम, जिसको फाई से डिनोट करते हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यहां पे लिख दो भाई, समझ में आ रहा होगा। देखो यहां पे इसको समझो, इंडिपेंडेंट सोर्स। कोई बच्चा बोलेगा कि सर पेरेंट डॉटर वाला नहीं करते हैं काम, पेरेंट डॉटर वाला काम नहीं करते हैं सर। अगर ऐसे कर दें कि ऐसे है और क्या बताएं सर कि यहाँ S1 है और यहाँ S2 और यहाँ पे हम लोग पेरेंट सोर्स ले रहे थे, अब फिर इसी का रोशनी यहां से निकल रहा था, तो ये कोहेरेंट सोर्स पैदा करने का तरीका हो गया। अब कोई बच्चा बोलेगा ऐसे नहीं करे सर, और दो वो बल्ब बनाए साइंटिस्ट, दोनों का एकदम फ्रीक्वेंसी सेम, अब दोनों को यहां स्लिट के जगह पे फिट कर दे। कल्पना करो, इमेजिन करो कि ऐसे दोनों बल्ब को फिट कर दे, इससे भी लाइट इससे भी लाइट, सेम कलर का लाइट है। अब बताओ क्या स्क्रीन पे ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनेगा? तो नहीं बनता है। स्क्रीन पे पूरा रेड कलर का ब्राइटनेस हो जाएगा, अगर दोनों रेड कलर का है तो रेड कलर का ब्राइटनेस हो जाएगा, कहीं डार्क फ्रिंज डार्क पट्टी नहीं बनेगा। ये जो बन रहा था ना अभी पीछे, ब्राइट पट्टी डार्क पट्टी ब्राइट पट्टी डार्क पट्टी, वो नहीं बनेगा। तो तुम अगर इंडिपेंडेंट सोर्स ले लोगे, ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स है, अब यहाँ पेरेंट डॉटर वाला खेल नहीं है, इंडिपेंडेंट अलग अलग दो सोर्स ले लोगे और दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो नहीं होगा, दोनों कोहेरेंट नहीं है। क्यों भाई? का तो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा बदलते रहेगा। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे मान लो इससे कभी क्रस्ट आ रहा है और इससे क्रस्ट आ रहा है, थोड़ा देर के बाद पता चला कि इससे उस पॉइंट पे ट्रफ आया और इससे क्रस्ट आया, मतलब कि चेंज होते रहेगा। यहाँ पे कभी क्रस्ट आएगा उसी पॉइंट पे ट्रफ आएगा, कभी ट्रफ आएगा क्रस्ट आएगा, तो ये फाई बदलते रहेगा। तो यहाँ पे कहीं हम लोग के आंख को यहाँ पे कहीं भी फ्रिंज नहीं दिखेगा, मतलब कि नहीं होगा YDSE का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। YDSE में सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट चाहिए तो तुमको वही पेरेंट और डॉटर वाला खेल करना पड़ेगा, वो मेन सोर्स लेना पड़ेगा मोनोक्रोमेटिक और दो को स्प्लिट करना पड़ेगा, तब कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, तभी तुमको अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनेगा। ऐसे करोगे तो नहीं, इंडिपेंडेंट सोर्स में नहीं होता है। तो क्या लिखोगे बोर्ड एग्जाम में? क्यों नहीं होता है भाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। याद कर लो। चलो नोट करो, वीडियो पॉज करके इसको मत नोट करना, ये रफ है, तो नोट करते जाओ। देखो यहां लिखे थे ना पेरेंट सोर्स और S1 S2 क्या था? डॉटर सोर्स विच आर कोहेरेंट। तो वही कोहेरेंट सोर्स बनाने का तरीका। अब एक रिलेशन देखेंगे, बहुत
इंपॉर्टेंट है। अब एक रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। देखिए अब इंपॉर्टेंट, फिर से समझो, बहुत इजी है, ध्यान देना। दो कोहेरेंट सोर्स है S1 और S2। तो दो कोहेरेंट सोर्स है मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक होगा, एक ही कलर है ना, तो दोनों का लैम्डा सेम होगा। तो मान लेते हैं इसका कुछ वेव ऐसा वेव होगा, सब जानते हैं एक वेव ऐसे बनाते हैं, और एक वेव का लेंथ को बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। हर एक वेव को ऐसे बनाते हैं और ये होता है वेव लेंथ। और एक वेव लेंथ में 2 पाई एंगल होता है, 360 डिग्री, 0, 90, 180, 270, 360, 2 पाई, मतलब एक वेवलेंथ में 2 पाई एंगल होता है। सुनते रहो। अब यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे एक पॉइंट P है। अब तुम जानते हो कि P पे ब्राइट भी बन सकता है और डार्क भी बन सकता है, ठीक है। तो अब मान लो सबसे पहले इसको S1 को P से मिलाओ, कोई P कहीं भी हो सकता है स्क्रीन पे, और इस लेंथ को नाप लो, और फिर S2 को मिलाओ और इस लेंथ को नाप लो। अब दोनों से वेव आ रहा है, यहां से भी वेव चल के आ रहा है, यहां से भी वेव लाइट वेव की तरह चल के आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। अब अगर सब जानता है कि P पे अगर क्रस्ट मिल गया तो ब्राइट बनेगा, ट्रफ भी मिल गया तो ब्राइट बनेगा, लेकिन क्रस्ट और ट्रफ मिला तो डार्क बनेगा। बताइए था ना पीछे कि P पे ब्राइट भी बन सकता है और डार्क भी बन सकता है। तो अभी बात को समझो, क्या होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता है, देखो डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं पाथ डिफरेंस को। तुम पहले कल्पना करो, इमेजिन करो कि स्केल ले लिए और स्केल से S2P को नाप लो, पहले लेंथ को नाप लो S2P को, फिर तुम S1P को नाप लो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया पाथ डिफरेंस। S2P माइनस S1P, बड़ा माइनस छोटा करना, ठीक है। अब मान लो कि कोई पॉइंट P नीचे ले दे और यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है, तो फिर ये बड़ा हो गया तो S1P माइनस S2P हो जाएगा। S1P माइनस S2P मतलब बड़ा माइनस छोटा कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा पाथ डिफरेंस। समझ में आ रहा होगा, पाथ डिफरेंस। चलिए अब पाथ डिफरेंस क्या है भाई, तो सब बच्चा जानता है कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। फेज डिफरेंस 2 पाई होता है, वेरी इजी। तो हम लोग 11th में भी पढ़े हुए हैं, 11th क्लास में, कि पाथ डिफरेंस लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई एंगल होता है। तो यूनिटरी मेथड लगाओ, यूनिटरी मेथड। अगर पाथ डिफरेंस 1 है, अगर पाथ डिफरेंस यहाँ 1 है, 1 यूनिटरी मेथड, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। ये लैम्डा नीचे चल जाएगा, फेज डिफरेंस। और अगर यहाँ 1 है, 1, और अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स, तो यहीं पे डायरेक्ट करते हैं, बार बार कौन लिखेगा, तो 1 के लिए आ गया, तो अब नीचे नहीं लिख रहा, इसी में लिख देता है। अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो इतना में इतना, तो एक में कितना, तो डेल्टा एक्स में कितना, तो यहाँ पे क्या आ गया, फेज डिफरेंस इतना आ गया। तो अगर फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, फाई से डिनोट करते हैं फेज डिफरेंस, और ई आ गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी को रीअरेंज करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एक्स को एक तरफ रखो, ये लैम्डा इधर ले जाओ, फाई को छोड़ दो, लैम्डा इधर आ जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा। इसी को ऐसे भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कुछ बात और समझो, जैसे कल्पना करो स्केल है तुम्हारे पास, और स्केल से इसको नापे डिफरेंस निकाल दिया, मतलब डेल्टा एक्स तुमको पता है और लैम्डा भी पता है। किस कलर का पेरेंट सोर्स तुम लिए हो एक्सपेरिमेंट में, किस कलर का पेरेंट सोर्स तुम लिए हो तो तुमको पता ही है। तो याद रखना, जैसे थोड़ा और एक हिंट दे देते हैं, जैसे विबग्योर, चलो अब जानते हो 7 कलर विबग्योर। अब विबग्योर में जो वेवलेंथ होता है, याद कर लो, काम आएगा, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है।
ऐसे वेवलेंथ न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, लेकिन मोटा मोटी थोड़ा सा जान लो जानकारी के लिए। ऐसे लैम्डा दिया रहेगा, किस वेवलेंथ को न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, यूज किया जा रहा है YDSE में, लेकिन फिर भी जान लो कि लैम्डा है 400 नैनोमीटर, किसका, वायोलेट का। फिर ऐसे मोटा मोटी हम लोग याद करते हैं रफली 450, 450, 500, 500, 550, 550, फिर 600, 600, 650, 650, फिर 700, रफली याद करते हैं, ऐसे दिया रहता है। रेड का होता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ 700 नैनोमीटर। तो अगर रेड कलर का लाइट हम लोग पैरेंट सोर्स पे यूज करें तो लैम्डा कल्पना करो कि पता है, डेल्टा एक्स भी नाप के निकाल लिए, डेल्टा एक्स भी निकल गया, लैम्डा भी पता चल गया, 2 पाई तो कांस्टेंट होता है, पाई 3.14, 22/7, फाई भी पता चल गया। अब फाई पता चल जाएगा किसी भी पॉइंट का तो आई पता चल जाएगा, क्योंकि अगर फाई पता चल गया तो वहां का इंटेंसिटी भी पता चल जाएगा। तो याद रखना एक मंत्र है, मंत्र क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्क्रीन पे, स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पाथ डिफरेंस होता है। मेरे साथ बोलो, स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पाथ डिफरेंस होता है। कल्पना करो कि स्केल से नाप के निकाल रहे हो, इमेजिन करो ऐसे समझने के लिए। तो स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पाथ डिफरेंस होता है, तो अलग अलग पाथ डिफरेंस होता है। लैम्डा पता है कौन कलर का लाइट यूज कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पाथ डिफरेंस, वेवलेंथ पता है तो अलग अलग फेज डिफरेंस भी पता चल जाएगा, और फेज डिफरेंस पता चल जाएगा तो इंटेंसिटी भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। यही होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, कि अलग अलग पॉइंट ऑन द स्क्रीन पे अलग अलग पाथ डिफरेंस तो अलग अलग फेज डिफरेंस तो अलग अलग इंटेंसिटी। यही धीरे धीरे तुम समझोगे, ठीक है। पहले इसको नोट करो, अभी लिखते जाना, फिर रिवीजन करना है 2 बार। यही तो फिजिक्स है बाबू, यही तो फिजिक्स है। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। अब देखिए कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, तो फिर से हम उसको रब कर दिए, लेकिन तुम लोग को याद होगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। चलो इस फॉर्मूला को याद रखना, इस फॉर्मूला को अभी हम लिख देते हैं, हमको काम आएगा। क्या था फॉर्मूला भाई, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5। तुम लोग के लिए लिख दिए हम, ये फॉर्मूला हम निकाले हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होता है भाई, तो लैम्डा बाई 2 पाई इंटू 5। देखो अब टॉपिक है कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। ध्यान देना, देखो ये भी एग्जाम में पढ़ना है, सब सिलेबस में सब पढ़ना है। जो एग्जाम में 5 नंबर में क्या आता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, YDSE का वो हम लिख देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स। अभी पहले सब पढ़ते जाओ, समझते जाओ। अब देखो YDSE में, इन YDSE में जो इंटेंसिटी होता है I1 और I2, जो दोनों S1 S2 से लाइट निकला था ना, दोनों का इंटेंसिटी बराबर होता है और दोनों को I0 मान लेते हैं, I0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जो P पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी था, तो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। चलो बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी पॉइंट P पे क्या हो जाएगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, यही था ना। अब पुट करो, I1 के जगह भी I0, I2 के जगह भी I0, तो I0 2 I0, और यहां पे भी रखोगे तो I0 का स्क्वायर रूट खत्म, 2 I0 cos फाई, ऐसा हो जाएगा। अब चलो बताओ, लास्ट क्लास में भी बताए थे केस 1